हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, भारतीय इतिहास में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के टॉप 300 प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपनी एक क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज दोस्तों अपनी इसमें दूसरी नंबर की क्लास है और प्रत्येक क्लास के अंदर आपको 40 प्रश्न दिए जाते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपने पिछली क्लास अगर नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लें और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अपन सिर्फ और सिर्फ मध्यकालीन इतिहास की बात कर रहे थे। ठीक है, 40 प्रश्न अपन ने पढ़ लिए थे। आज अपना 41 नंबर का प्रश्न देखिए, तराइन का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो तराइन का युद्ध है वो कब लड़ा गया था। तो देखिए, तराइन के दो युद्ध लड़े गए थे, प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध तराइन का। ठीक है, एक लड़ा गया था दोस्तों 1191 में और दूसरा लड़ा गया था 1192 में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए 1191 दे रखा है, तो अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब ये जो तराइन का युद्ध है ये किस किस के मध्य लड़ा गया था, तो ये दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। 1191 में जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा था और तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी विजय रहा था। ठीक है, और दोस्तों जैसे ही तराइन का द्वितीय युद्ध जीतता है, भारत में दोस्तों मुस्लिम साम्राज्य का दोस्तों निवास हो जाता है, यानी कि मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है कौन, तो मोहम्मद गौरी। अजमेर और दिल्ली पर दोस्तों मोहम्मद गौरी का अधिकार हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन 1191। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों विजयनगर है ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है विजयनगर। ठीक है, और विजयनगर का राजा आप सभी को पता है कि राजा कृष्णदेव राय, कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों संत कबीर का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वाराणसी में हुआ था संत कबीर का जन्म। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझी नहीं है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कौन सी बात, तो वो है दोस्तों मूर्ति पूजा। ठीक है, मूर्ति पूजा। ठीक है, मूर्ति पूजा है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे देखिए, महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था। तो दोस्तों महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संत तुकाराम। कौन थे, संत तुकाराम। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। ठीक है, निम्नलिखित दार्शनिकों और उनके दर्शन समूह में से कौन सा गलत जोड़ा है वो अपने को इसमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। बिल्कुल सही है, दोनों सही है। ठीक है, आगे देखिए, चैतन्य ने दोस्तों यहाँ पे विशिष्ट अद्वैतवाद दे रखा है जो कि इसमें गलत है। ठीक है, चावार्क ने लोकायत सिद्धांत दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे जो विशिष्ट अद्वैतवाद है ये गलत दे रखा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन। तो अब अपने को ये बताना है कि जो चैतन्य है, ठीक है, संत चैतन्य, तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए 47 नंबर प्रश्न है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे, तो किसके द्वारा, तो ये दोस्तों आदि शंकराचार्य के द्वारा ये मठ है ये स्थापित किए गए थे। कितने, 4 मठ। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आदि शंकराचार्य। नेक्स्ट है, मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्त संत था, यानी प्रसिद्ध भक्ति संत था। दोबारा देखिए, मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत था, तो वो कौन था, तो वो था दोस्तों कौन, संत था या थी,
देखिए वो प्रश्न में देखिए था या थी था, ठीक है, तो वो थी दोस्तों मीराबाई, ठीक है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? तो दोस्तों अजमेर में किसकी दरगाह है? तो दोस्तों मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ठीक है। और ये दोस्तों भारत कब आए थे? तो दोस्तों मोहम्मद गौरी के समय आए थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय आए थे, याद रखना है आपको, ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कई बार परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है ये किसके शासनकाल में भारत आए थे? राजस्थान का कोई प्रश्न होता है तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय राइट आंसर होगा, ठीक है। और भारतीय संबंधित कोई प्रश्न होता है, ठीक है, और उसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय नहीं होता तो मोहम्मद गौरी करना है आपको, ठीक है। आगे देखिए, भारत में चिश्ती आंदोलन को किसने संस्थापित किया? तो दोस्तों भारत में चिश्ती आंदोलन को किसने संस्थापित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो किया शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ है? तो दोस्तों किसका संबंध है वो सूफी संतों के साथ में है? तो दोस्तों वो है खानकाह है, खानकाह का संबंध है वो दोस्तों सूफी संतों के साथ में है। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों प्रश्न आपको पूरे देखने हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा प्लस आपका जो टॉपिक है वो क्लियर भी हो जाएगा। अपन यहाँ पे सल्तनत काल और मुगल काल पढ़ रहे हैं, यानी कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजागृह कहाँ पर है? भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजागृह कहाँ है? तो ये है दोस्तों कहाँ पर? तो ये है अजमेर में, ठीक है। और कहाँ पर? अजमेर में। तो दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों देखिए 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण कर दिया था, जो सबसे प्रसिद्ध माना जाता है यह मंदिर। उसने गुजरात के काठियावाड़ में समुद्र के किनारे स्थित सोमनाथ मंदिर से भारी मात्रा में संपत्ति लूटी थी, ठीक है। मोहम्मद गजनवी ने अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए दोस्तों किया था, ठीक है। यहाँ पे मैं बात कर रहा था 1025 ईस्वी में, ठीक है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था किसने? मोहम्मद गजनवी ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 54 नंबर का प्रश्न है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो पीर का मतलब होता है सूफियों का गुरु। क्या होता है? सूफियों का गुरु। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो दोस्तों दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इब्राहिम लोदी, ठीक है। देखिए दोस्तों दिल्ली का जो अंतिम सुल्तान था वो था दोस्तों इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी के बाद में दोस्तों बाबर आ जाता है और उसने मुगल सत्ता स्थापित कर देता है, ठीक है। तो याद रखना इब्राहिम लोदी है ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, कृष्ण देवराय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था, यह इस समय किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों देखिए जो विजयनगर की राजधानी थी हम्पी, ठीक है, और वहां पर कृष्ण देवराय ने कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था। और ये वर्तमान में दोस्तों कौन से राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों कर्नाटक में। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? तो दोस्तों यानी कि भारत में चमड़े के सिक्के हैं वो किसने चलाए? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, ये चारों के चारों ऑप्शन गलत है, ठीक है। चारों के चारों ऑप्शन है ये गलत दे रखे हैं। तो भारत में चमड़े के सिक्के चलाए किसने? तो दोस्तों देखिए जब हुमायूं शेरशाह सूरी से डरकर भाग रहा था तो दोस्तों एक नदी पड़ती है और उस नदी में दोस्तों जो नाव चलाने वाला होता है उसका नाम होता है निजाम बिश्ती, ठीक है, निजाम बिश्ती।
इस निज़ाम बिस्ती ने दोस्तों हुमायूं को नाव में बैठाकर और नदी पार करवाई थी, और इससे दोस्तों हुमायूं खुश हुआ था, और हुमायूं ने ये कहा था कि अगर मैं भविष्य में राजा बनता हूं तो तुझे एक दिन का राजा जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों निजाम बिस्ती को एक दिन का राजा बनाया गया था, ठीक है। और निजाम बिस्ती ने एक दिन में दोस्तों चमड़े के सिक्के चलवा दिए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा निजाम बिस्ती, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर प्रश्न है। देखिए, तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? तो दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध मैंने आपको बताया था कि 1191 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य यह युद्ध हुआ था, और इसमें पृथ्वीराज चौहान है वो विजय रहा था पहले युद्ध में। दूसरे युद्ध में हार गया था तराइन के दूसरे युद्ध में, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान ने हराया था किसको? तो मोहम्मद गोरी को हराया था। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, अमुक्त माल्याद किसकी रचना है? अमुक्त माल्याद किसकी रचना है? तो ये रचना है दोस्तों किसकी? तो राजा कृष्ण देव राय की रचना है, ठीक है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें देखिए, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों किसे? तो वो है असमिया भाषा को, ठीक है। तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो दोस्तों तालीकोटा की जो प्रसिद्ध लड़ाई है ये हुई थी कब? तो 1565 ईस्वी में यह लड़ाई हुई थी। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था? तो दोस्तों तराइन का जो द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा गया था, उस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। और हरियाणा के पास में दोस्तों, हरियाणा में हिसार नामक एक स्थान पड़ता है, और वहां पर दोस्तों पृथ्वीराज चौहान को मार भी देता है, ठीक है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो आप पढ़ते हो ना कि वो 24 गज और वो ऐसे आंख फोड़ दी थी उसकी, और फिर उसने तीर चला के उसको मार दिया मोहम्मद गोरी को, तो दोस्तों ये गलत है। मोहम्मद गोरी की जो मृत्यु है वो दोस्तों 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ युद्ध करते हुए मारे गए थे मोहम्मद गोरी, ठीक है। और यहाँ पे जो पृथ्वीराज चौहान है, जो अपन पढ़ते हैं, वो जो पृथ्वीराज चौहान का एक मित्र था जिसका नाम था चंद्रबरदाई, और चंद्रबरदाई की पुस्तक का नाम था पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो के अनुसार ही अपने को ये जानकारी मिलती है कि वो अपने साथ में लाहौर ले गया था वहाँ पे, और फिर आंखें फोड़ दी थी, और फिर ऐसे तीर से ऐसे मारा। तो ये अपन सिर्फ और सिर्फ उस पृथ्वीराज चौहान की जो पृथ्वीराज रासो जो पुस्तक है उसके अनुसार ही अपने को ये पता चलता है, ठीक है। बाकी हकीकत में तो पृथ्वीराज चौहान को हैंड टू हैंड वहीं पे हिसार के पास में ही मार दिया था, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो था दोस्तों इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश, याद रखना। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये इल्तुतमिश है, ये दोस्तों गुलाम वंश का शासक होता है, ये भी आपको इसमें याद रखना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, अधिकांश मंगोलियाई आक्रांता किसके शासनकाल में आए? अधिकांश मंगोलियाई आक्रांता किसके शासनकाल में आए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के समय आए थे अधिकांश मंगोलियाई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, 65 नंबर प्रश्न है, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की थी? तो दोस्तों बाजार विनिमय प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो यह आरंभ की थी दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी, ठीक है, याद रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
आगे देखिए 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया। तो दोस्तों कौन से सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया था, तो वो है दोस्तों बलबन। ठीक है, किसने अपनाया था, तो दोस्तों बलबन ने अपनाया था ये फारसी रीति रिवाजों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों देखिए जो भारत में जो नौरोज एक उत्सव होता है, ठीक है, उसकी शुरुआत दोस्तों भारत में किसने की थी, तो बलबन ने ही की थी। और दोस्तों बलबन ने क्या किया था, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मैंने कल आपको एक नाम बताया था, ठीक है, जिसका नाम था चहलगामी या चालीसा। यानी कि दोस्तों ये 40 योग्य तुर्क सरदारों का एक दल था जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। और दोस्तों उनको नष्ट किसने किया था, तो दोस्तों बलबन ने ही किया था। ठीक है, तो उस 40 दल को नष्ट किसने कर दिया था, तो बलबन ने किया था। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बलबन। नेक्स्ट है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है। तो भारत का तोता किसे कहा जाता है, तो देखिए अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता है। यानी कि दोस्तों भारत का तोता कहा जाता है किसे, अमीर खुसरो को। किसके समय था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था। ठीक है, यह भी आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए, नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, कालक्रम में अपने को व्यवस्थित करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे खिलजी वंश, खिलजी वंश चला था दोस्तों 1290 से 1320 तक चला था। ठीक है, तुगलक वंश चला था दोस्तों 1320 से 1414। ठीक है, 1320 से 1414 तक। ठीक है, सैयद वंश, सैयद वंश चला था दोस्तों 1414 से 1451 तक। ठीक है, और गुलाम वंश ये तो दोस्तों सबसे पहले चला था 1206 से लेके 1290 तक। अब दोस्तों सुमेलित कीजिए। अब सुमेलित करें तो सबसे पहले तो इसमें आएगा दोस्तों गुलाम वंश, और गुलाम के बाद में आएगा खिलजी, खिलजी के बाद में तुगलक, और तुगलक के बाद में सैयद। यानी कि 4 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 1 2 3 यानी कि डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था, तो वो था दोस्तों गयासुद्दीन बलबल। ठीक है, यानी कि गयासुद्दीन बलबन, ये दोस्तों इसको माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत का उद्धारक है ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बलबन ने अपने विरोधियों की समाप्ति के लिए लोहा एवं रक्त की नीति यानी कि खून का बदला खून का अनुपालन भी किया था। ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, आगे देखिए, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है। तो दोस्तों वर्तमान दौलताबाद कहां पर है, ठीक है, ये अपने को बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों औरंगाबाद में। ठीक है, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों ये स्थानांतरित किया था, तो इसका बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 71 नंबर प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध के बीच लड़ा गया था। तो किसके बीच लड़ा गया था, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था। तो दोस्तों ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो वो था दोस्तों कौन, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने दोस्तों देखिए जजिया कर लगाया था ब्राह्मणों के ऊपर ही। देखिए जजिया यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, यहाँ तक कि यह ब्राह्मणों से भी वसूला जाता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फिरोज तुगलक है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 73 नंबर का प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? तो सती प्रथा को रोकने का जो प्रयास है वो किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मोहम्मद बिन तुगलक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें दिल्ली सुल्तान का शासनकाल कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो दोस्तों सॉरी, दिल्ली सल्तनत है, ये सुल्तान नहीं है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों कब से प्रारंभ हुआ दिल्ली सल्तनत का काल? तो दोस्तों 1206 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और 1526 ईस्वी में खत्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आगे देखिए 75 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किस दिल्ली सुल्तान ने, ठीक है, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? तो दोस्तों किसने कठोर नीति अपनाई? तो वो अपनाई थी दोस्तों बलबन ने। ठीक है, बलबन ने कठोर नीति अपनाई थी, मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि खून के बदले खून की नीति किसने? तो बलबन ने ही शुरू की थी। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से भारत की किस संरचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांतों और सजावटों का प्रयोग हुआ था? दोबारा देखिए, निम्नलिखित में से भारत की किस संरचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांतों और सजावट का प्रयोग हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अलाई दरवाजा का। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए दोस्तों, इसमें दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? तो दोस्तों देखिए, शुरुआती वंश तो था गुलाम वंश जो 1206 में प्रारंभ हुआ था दिल्ली सल्तनत, और समाप्त है वो दोस्तों 1526 में हुआ था। ठीक है, यानी कि मुगल वंश से आने से पहले वो ही था। तो उसका नाम था दोस्तों लोधी वंश, और लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी। ठीक है, बाबर ने उसी को ही पराजित किया था, इब्राहिम लोधी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन। और लोधी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बहलोद लोधी को, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है 14वीं सदी का यात्री इब्न तूता किस जगह से भारत आया था? तो दोस्तों इब्न तूता, कल मैंने आपको बताया था कि 1334 ईस्वी में मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न तूता भारत आया था। उसने दिल्ली में 8 वर्षों तक काजी का पद भी संभाला था। इब्न तूता ने भारतीय समकालीन इतिहास पर आधारित पुस्तक सफरनामा यानी कि रेहला, उसका दूसरा नाम है रेहला, ये पुस्तक लिखी थी। किसने? इब्न तूता ने। कहां से आया था? मोरक्को से आया था। कब आया था? 1334 ईस्वी में आया था। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर मोरक्को। नेक्स्ट है मनियारो का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मनियारो का राजकुमार है वो किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक है। मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारो का राजकुमार भी कहा जाता है, याद रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। और दोस्तों जो इब्न तूता है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही भारत आया था, ये भी याद रखना है। आगे देखिए, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो किसे सौंपा था? तो दोस्तों मलिक काफूर को सौंपा था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को दोस्तों जो दक्षिण विजय करने का मिशन है वो सौंपा था। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी का महान सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था, जिससे उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो मलिक काफूर, बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। अगर आपने दोस्तों पद्मावत फिल्म नहीं देखी है तो वो जरूर देख लेना, क्योंकि उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो रणवीर सिंह के साथ में दोस्तों एक मलिक काफूर था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको टॉप 80 प्रश्न है वो कंप्लीट करवा दिए हैं अभी तक अपने मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित। एक भी प्रश्न दोस्तों आपका गलत नहीं होने दूंगा। ये अब 300 प्रश्न है, ये बिल्कुल क्रीम प्रश्न है। इससे इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद में चाहे आप मन मर्जी आए वो परीक्षा दे लेना। ठीक है, पूरे भारत में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित थी वो सारी परीक्षा दे लेना।
आपका मध्यकालीन इतिहास से संबंधित एक भी प्रश्न मैं गलत नहीं होने दूंगा। ठीक है, ये 300 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।